कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो पीटीआई, जीटी और एमक्यूएम कर रही है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। हम पूरे शहर में एहतजाज करेंगे। बेबी जरदारी 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। 3 रोज जितने भी हैं इन सब के ECL में नाम डाल लें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हमारी विरासती पार्टी नहीं है जहां पे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए पार्टी लीडर का तो सारों का सांस सूख जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब आवाम बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं और इंतज़ामी जो बैड गवर्नेंस है उससे बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज करने में मसरूफ़ हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ कर रही हैं। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंटर की गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कराची से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही होगी, तो उसी दिन MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA ने घोटकी से सिंध की तरफ यानी कराची की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और एक तरफ वज़ीर आला हाउस के बाहर जो सिंध में अपोजिशन के लोग हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वहाँ पे धरना दे रही होगी, तो दूसरी तरफ ये पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है कि हम गवर्नर हाउस के बाहर जाके धरना देंगे, चूँकि वहाँ गवर्नर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैठा हुआ है। इस सारे मामले में सब एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त सियासत कर रहे हैं और बयानबाजी हो रही है, लेकिन अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये जो इस वक्त लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं, क्या इनका अवाम को भी कोई फ़ायदा होगा या फिर ये सिर्फ महज एक दूसरे के खिलाफ सियासी बर्तरी हासिल करने की दौड़ है? आज के प्राइम हम इस पर तफसीली बात करेंगे। और नाज़रीन, आज हमने जो देखा कराची के अंदर पूरा दिन ही एक सियासी मैदान सजा रहा। इस वक्त भी एक अलामती धरना जारी है कराची में जो MQM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें शरीक हुई और GDA भी यानी सिंध की जो इत्तेहादी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इसमें शरीक हुई। और मकसद यही था जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसकी मुखालफत करना। और अब तो ये दावे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन तो हमने जीता ही, ये एक्ट भी वापस होगा, वज़ीर आला हाउस भी उनसे लेंगे और तमाम जो सिंध की हुकूमत है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ली जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो सिंध की सियासी सूरत सिंध और सेंटर फिर से आमने सामने हैं। कन्फ्रंटेशन जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसका फ़ायदा अवाम को नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सियासी जमातें अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पहले परवेज़ खटक साहब की एक नोक झोंक हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, उसके बाद फिर नूर आलम खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर से रुकन कौमी असम्बली हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर फट पड़े और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि इस वक्त मुल्क में जो भी खराबियाँ हैं, जो बुरे हालात हैं, उन सब की जिम्मेदार जो 3 फ्रंट रोज़ यानी जो काबीना के अरकान हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो इसके जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी उनका इशारा था कि उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो फ्रंट 3 रोज़ हैं कौमी असम्बली की ट्रेजरी की तरफ, उस पर प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं, बाकी काबीना भी बैठती है, तो प्राइम मिनिस्टर समेत उन्होंने सबको इसका जिम्मेदार करार दिया। और साथ ही साथ एक मुतालबा भी किया कि इन सब के नाम ECL पे शामिल होने चाहिए, यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाले जाने चाहिए, तब जाके मसाइल जो हैं वो ठीक होंगे, मसले हल होंगे। तो ये जो परवेज़ खटक साहब पहले, फिर नूर आलम साहब, क्या इसके बाद एक पूरा फ्लड गेट्स खोलने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? जो नाराज़ लोग हैं, जो बहुत सी नाराज़गियाँ पर्टिकुलरली गवर्नेंस से मुतल्लिक, महंगाई से मुतल्लिक एक दिल में लिए बैठे हैं, क्या वो खुल के सामने आएंगे? और क्या यही आइडियल टाइम होगा पोजीशन के लिए तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ लाने का? इस पर प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में हमें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं। और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे खुर्रम शेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त। सबसे पहले नाज़रीन आपको जरा ट्रेलर दिखाते हैं, आज सारा दिन कराची के अंदर क्या होता रहा। एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को ललकारती रही, लेकिन जाहिर है पिसना अवाम नहीं है। आज क्या होता रहा, एक ट्रेलर जरा देख लें आप। पहले आपको दिखाते हैं कि जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी की सिंध को गवर्नमेंट के बारे में क्या कह रही हैं, जरा देख लें। बेबी जरदारी 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। शुरू हुई है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। आज
दूसरा नोटिस देने आए हैं। हम उससे बिल भी वापस लेंगे, उससे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, उससे सिंध वापस लेंगे। वो कहते हैं ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बड़ा कुछ होना है, ये बिल भी वापस होगा जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और अब सिंध की वजारत आला भी पीपल्स पार्टी से ली जाएगी इस तहरीक के बाद जो आज से शुरू हुई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़े सख्त वार किए गए आज अपोजिशन पर, पर्टिकुलरली एमकेएम और तहरीक इंसाफ पर। जरा वो भी देख लें। कराची के लोगों का मसला वो ड्रामेबाजी नहीं है जो पीटीआई, जीडीओ और एमकेएम कर रही है। कराची के लोगों का मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और कारोबार का तबाह होना है। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूं परवेज खट्टर को, कम से कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वजीर आजम को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। एमक्यूएम के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई। हम पूरे शहर में अवामी इशूज पर हम एहतजाज करेंगे। अगर किसी मौके पर जरूरत पड़ी हम भी गवर्नर हाउस के सामने जाके एक बहुत बड़ा तारीखी किस्म का एहतजाज करेंगे। मुझे खुशी होती कि पीटीआई के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। हैदर जमान कुरैशी साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा अफनानुल्लाह खान साहब से जानना चाहूँगा, चूँकि आज के सारे इस लड़ाई में मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, वो भी खुद को कराची की स्टेक होल्डर जमात कहती है। तो अफनानुल्लाह खान साहब, ये जो सारी इस वक्त लड़ाई चल रही है कराची के अंदर, ये सियासी जो है वो डोमिनेंस हासिल करने की लड़ाई है, कराची की जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उनकी बागडोर को संभालने की सारी लड़ाई है, या फिर आवाम के लिए ये हो रहा है सारा कुछ? मुझे तो ये जो लगा ये अवाम के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये एक दूसरे पे सियासी सबकत ले जाने की दौड़ है। आपको क्या लग रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मतलब पीपल पार्टी भी हुकूमत में है और पीटीआई भी हुकूमत में है उधर, और ये एक दूसरे मतलब पीटीआई को इस तरह खड़े होकर एहतजाज करना सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, जब उनकी अपनी वफाक में पोजीशन और मतलब कि जो गवर्नेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, हैरान कुन बात ज़रूर है। मैं जो है वो मतलब कि हम अच्छा होता अगर हम इस वक्त बैठ के ये बात कहते हैं कि देखें हमने ये प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, हमने और हमारा ये प्लान है आगे लगाने का। हम कराची के लिए, कराची का मिसाल के तौर पे पानी का मसला हल करना चाहते हैं, हम कराची के अंदर एक नई लाइन लाना चाहते हैं, हम K4 का मंसूबा कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब ये अगर बातचीत होती तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि जो है वो आप सही कह रहे हैं किसी हद तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाला मामला जो है वो किया गया है हुकूमत की तरफ से। तो देखें, जो लोग काम करने वाले होते हैं ना, हम जब 2013 में हुकूमत आई थी तो हमने वादा किया था हुकूमत में आने से पहले कि कराची का अमन बहाल करेंगे और कराची के अंदर जो लोड शेडिंग का मसला है उसको हल करेंगे। हमने वो दोनों जो है वो प्रोमिसेस को डिलीवर किया। फिर प्रोजेक्ट, लेकिन आपकी जमात ये जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पे अफनानुल्लाह खान साहब बिल्कुल ही गायब नजर आ रही है। तमाम इस सारे मामले में जमात इस्लामी अपना अलग से एक धरना दिए बैठी है काफी कई दिनों से, शायद उसने प्रेशर डाला अपोजिशन की दीगर जमातों पे कि वो भी सामने निकले, बाहर आए, लेकिन एक इखलाकी प्रेशर तो आया, बाकी लोग निकले। नून लीग क्यों गायब है? देखिए, मतलब हम लोग जो है वो मतलब इनके साथ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये जो लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है इसका जो मामला था उसको ज़रूर मैंने भी एक दो जगहों पे हाईलाइट किया है, जिसके अंदर हम ये चाहते थे कि ज़्यादा पावर डेलीगेट हो, इससे ज़्यादा कि मतलब प्रोविंस का कंट्रोल जो है वो कम हो। ख़ास तौर से एक ऐसी जगह जब कराची है या बड़ी शहर है, सक्खर है, हैदराबाद है, वहाँ पे सिटी गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, इख्तियारात जो है वो ज़्यादा जो है वो लोकल बॉडीज़ की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला हो जाए जो लोकल बॉडीज़ के लेवल पे ही हल हो सकते हैं। आप प्रोविंशियल लेवल पे उसको ना रखें। लेकिन मैं बस ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मिसाल के तौर पे कैनप का जो पावर प्लांट 2 हमने लगाया, पोर्ट कासिम पे पावर प्लांट लगाया, कराची हैदराबाद मोटरवे बनाई, हमने लियारी एक्सप्रेस वे को कंप्लीट किया, ग्रीन लाइन का 80% मंसूबा कंप्लीट किया। तो ये अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड बात करेंगे, कराची के लोग भी ज़्यादा खुश होंगे और कराची का पानी के मसले का हल करना है वो सबसे ज़्यादा। वो तो देखिए अच्छी बात है कि जो मंसूबे आपने शुरू किए थे, ग्रीन लाइन की बात होती है, आपने शुरू किया, तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल किया, उसे ऑपरेशनल कर रहे हैं। फिर K4 का मंसूबा भी आपके दौर में उस पर डिस्कशन शुरू हुई थी, पीटीआई कह रही है कि हमने 2023 में उसे कंप्लीट करना है। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब ने, एमकेएम के सीनियर रहनुमा है। ख्वाजा साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ये सारी जो हम लड़ाई देख रहे हैं आज कराची के अंदर, बज़ाहिर इससे इंप्रेशन जा रहा है, जिस तरह की तकरीर हम देख रहे हैं कि अवाम जो है वो मतमय नज़र नहीं है, बल्कि जो कराची की पर्टिकुलरली जो सियासी डोमिनेंस है वो हासिल करने की सारी लड़ाई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपका नज़र बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि ये एक अबूरी तौर पे है।
ये मुजाहरा किसी गोले घंटे वाले के पास से निकलने वाले अरबों रुपए के लिए नहीं, ना नैब के खिलाफ है, ना ही कोई बाहर की जायदादें या किसी की नाअहली के खिलाफ है। ये जितना मुजाहरा हुआ है लोकल गवर्नमेंट के लिए। लोकल गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल के तहत तीसरी बुनियादी सतून होता है हुकूमत का, और लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक यूसी चेयरमैन, वार्ड और काउंसलर्स के साथ होता है। और ये हम गुज़िश्ता मुसलसल एमक्यूएम तो 5 साल से, लेकिन गुज़िश्ता इस इत्तेहाद के बाद 2 महीने से लगातार पूरे मुजाहरे कर चुके हैं। आखिरी मुजाहरा हमारा उमरकोट में था, हैदराबाद में था, और अब हमने कराची में एक बड़ा मुश्तरका प्रोटेस्ट किया। तो एमक्यूएम पहले दिन से, जिस दिन ये कानून असेंबली में आया था अगस्त 2013, उस वक्त से इस कानून की मुखालफत कर रही है, बल्कि अदालतों में भी गई है। तो ये मसला इख्तियारात का है, ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला लिसानी नहीं है, ये कराची तक कश्मीर हर एक का मसला है। और जहां तक बात है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, PMLN ने क्या दिया, तो देखिए माजी में कायदे आजम ने आपको एक मुल्क दिया। अब इस मुल्क के बाद जिस आइन का आप हलफ लेते हैं ना, तो आप इस मुल्क में अगर कोई इदारे बनाते हैं तो एहसान नहीं करते। अरबों रुपए अवाम के आप लेते हैं और उन्हीं पे लगाते हैं तो एहसान नहीं करते। सिंध में भी हम तो कलाबे मिला मिला के थक गए, भाई भुट्टो साहब ने ये बनाया, भुट्टो साहब ने बनाया, तो भुट्टो की पार्टी ने बर्बादी तो कर दिया सिंध को। इसी तरीके से हम ये भी क्या जानना चाहते हैं कि भाई बानियाने पाकिस्तान के पाकिस्तान में जब आप हलफ लेते हैं तो ये गिनाने वाले जो हुक्मरान होते हैं, ये मेरा ख्याल है कोई आला जरफी का मुजाहरा नहीं है। जब सिंध में बात करो, सिंध की हुकूमत को खतरा हो जाता है। जब करप्शन पे बात करो, सिंध की हुकूमत को चैलेंज करो तो लिसानियत पे बात कर देते हैं। तो ख्वाजा ज़ाहिर साहब, ये जो आज का जो आपका धरना था, ये इसे नुक्ता आगाज समझा जाए किसी बड़ी तहरीक का, या फिर इस पे आके आपकी तहरीक खत्म हो रही? चूंकि सुन तो हम आज यही रहे थे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये तो एक ट्रेलर था, तो इस ट्रेलर के बाद क्या बड़ा होने वाला है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पीपल्स पार्टी में सिंध में तनहा है, और सिंधियों की बहुत बड़ी नुमाइंदा जमात GDA की सूरत में, PTI की सूरत में, वो आज सड़कों में मौजूद थी। और सीटें ज्यादा पीपल्स पार्टी के पास है, निशिस्तें मरदमशुमारी कलाजी, ये पीपल्स पार्टी जल्दी अकलियत में तब्दील हो जाएगी। आप सीटों के ऊपर तो ना जाए ना। अगर हमारे नुमाइंदे ऐवानों में वो बैठे हैं जो कि असल नुमाइंदों के हकीकी नुमाइंदे ही नहीं है, ये गरीब सिंधी हारियों के नुमाइंदे थोड़ी हैं, ये तो वडेरा कहेंगे जो कि अक्सरियत से इस वक्त असेंबली में मौजूद है। और अगर ये अपनी अक्सरियत पे इतना गुरूर है तो 68 नशिस्तें इनके खिलाफ भी तो हैं, और 68 में क्या सारे महाजिर हैं? 68 में क्या सारे पठान हैं? क्या इसमें सिंधी नहीं है? अगर 5 करोड़ के सूबे में अगर पीपल्स पार्टी को आधी निशिस्तें मिली हुई है तो आधी पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी तो हैं। अच्छा, वो सईद गनी साहब आज कुछ कह रहे थे एमक्यूएम के बारे में, वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो चले, वो कह रहे सारी खराबियों की बुराई की जड़ ही जो है एमक्यूएम समझती है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई, दीगर जो मसाइल हैं वो तो तहरीक इंसाफ की सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हैं। कह रहे हैं बड़ी बात है कि परवेज खटक साहब ने जुर्रत की अपनी पार्टी के खिलाफ बोले। कहते हैं एमक्यूएम के लोग वहां पे एक वजारत के लिए खामोश बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं है, कुछ सवाल नहीं उठाया कि वहां पे जो इतने इश्यूज हो रहे हैं, सिंध की गैस का मामला है, बाकी इश्यूज है। हमें तो शर्म आती है, लोग वजारतों के ऊपर समझते हैं कि एमक्यूएम चलती है, और एमक्यूएम को भी मैं बड़े शर्म के साथ ये कहना चाहता हूँ कि 2-2 वजारतों की ऑफर करते हैं। इन लोगों का मसला ही वजारतें हैं। इनका मसला क्या है पता है? आवाम मसला नहीं है, ये वजारतों पे तोलने में लगे रहते हैं, और इनकी पूरी जिंदगी आपस में भी देखें अब यही है। अभी ये वजीर तालीम बने, इनको धक्का देके कोई और वजीर तालीम हो जाएगा, फिर उसके पीछे लात मार के कोई लोकल गवर्नमेंट वाला आ जाएगा, फिर लोकल गवर्नमेंट वाले को लात मार के 6 महीने बाद कोई और आ जाएगा। इनके यहाँ तो वजारतें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेरी गुजारिश ये है कि PTI के बिल्कुल बात कर रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। इस वक्त भी 11 तरमीम दी। और दूसरी बात, जरदारी साहब के दौर में आप भूल गए बिजली के बहरान पे नून लीग सड़कों पे घसीट रही थी उन्हें। जरदारी साहब के दौर में भूल गए कराची में आटे के ऊपर 16 आदमी हलाक हो गए थे। जरदारी साहब के दौर में चीनी पहली दफा होर्डिंग, चीनी का होर्डिंग बैंकों में मॉर्गेज का सबसे बड़ा क्राइसिस उनके दौर में बाहर आया। सही है। तो ये जरा साथ रहिए हमारे खालिद साहब, हैदर जमान साहब इस पर वो रिस्पॉन्ड भी आपको करना चाहेंगे। हैदर जमान साहब, क्या वजह है आपने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेके आप आए, इसका मकसद तो यही होता है कि निचली सतह तक जो है इख्तियारात की मुंतकिली की जाए।
अब आपका जो एक्ट है उसमें मेयर का जो इंतखाब है वो एक तो वो खुफिया कौंसिल जो है वो उसका वोट करेगी, आप बराह रास्त सेलेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह PTI ने हिम्मत की पंजाब में, KP में वो बराह रास्त मेयर का इलेक्शन करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद मेयर वाटर बोर्ड का सिर्फ मेंबर होगा, कंट्रोल नहीं होगा उसका, उसके ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन होगा सिर्फ वो। फिर बिल्डिंग कंट्रोल जो है वो सिंध हुकूमत के पास होगी, मेयर का कोई वहाँ पे मुदाखलत नहीं होगी। बड़े अस्पताल जो हैं वो सिंध हुकूमत के पास होंगे, वहाँ मेयर साहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। यूनियन काउंसिल के कई इख्तियार जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, तस्दीक भी सिंध हुकूमत के पास होगी। तो फिर ये कर क्यों रहे? फिर ये तो ठीक करिए जमातें वहाँ पे कि आपने सारा कंट्रोल सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया है और शायद आपको लग रहा है खतरा है कि कराची जीतना मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। देखिए, बहुत बातें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने भी की और आपने अपने इब्तिदाइये में भी की। मैं ख्वाजा साहब की कुछ बातों का पहले जवाब दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक आपके नाज़रीन के लिए एक बैलेंस्ड व्यू जाए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के कौम को पता है कि कराची के लोगों को लाशें, चाइना कटिंग और किस किस्म की सौगात जो है कौन सी टोले ने दी। वो कौन सा टोला है, वो लंदन का टोला है, वो पाकिस्तान का टोला है, ये वहाँ के लोग जानते हैं। दूसरी बात ये है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, बिल्कुल इसमें लिसानियत नहीं है। ऑपोजिशन के लोग जो हैं बिल्कुल वो सीटें जीत कर आते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो वजारतों के ऊपर लड़ते हैं और हर हुकूमत में वजारतों की खातिर ही इक़्तिदार में रहे हैं। और इस आवाम के साथ जो महंगाई, गुर्बत, अफलास, भूख, बेरोज़गारी और बदनज़बी है, उसमें कल भी इन्होंने और इनके लोगों ने मिनी बजट में वोट दिया और हर 3 महीने बाद देते हैं और ये उसमें उतने ही जुर्मदार हैं। अब आ जाएं बल्दियाती निज़ाम के ऊपर। बल्दियाती निज़ाम सिंध के ऊपर जो ये शोर मचा रहे हैं, ये उस हुकूमत के साथ इत्तेहादी बैठे हैं जिन्होंने पंजाब में 2 साल पहले बल्दियाती निज़ाम तहलील कर दिया। असल में इनको लत लगी हुई थी मुशर्रफ दौर के बल्दियाती निज़ाम की, जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जहाँ पे चाइना कटिंग भी खुली होती थी, क्लाशनकोफ भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी, ठोक दो सरकार भी थी, ब्रिगेड भी थी। जो है वो सेपरेट चीज़ है, सारे इख्तियारात ही सिंध हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने पास रख ले तो फिर वो तीसरी टेयर को जो इख्तियारात देना, वो स्पिरिट जो है उसमें तो फिर आदमी नहीं आ रहे ना, आप उसको पूरा ही नहीं होता। गलत बताया जा रहा है। आप सारे इख्तियारात का तनाजुर आप देखिए। सबसे वाहिद एक मैं आपके सामने आपने बताया ना, मुझे मौका दीजिए, मुझे बताएं कौन से सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स जो कि प्रोविंशियल हेड है, सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपने पास रखती हैं, सबसे बड़ा रेवेन्यू हेड है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के बाद, वो हमने बल्दियाती इदारों को दे दिया सिंध में, किसी और सूबे में दिया है। उसके बाद आप कह रहे हैं सीवरेज बोर्ड है, सीवरेज बोर्ड है, वाटर बोर्ड है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है। आपने देखा है KMC के नीचे जो अस्पतालों की हालत, आपने देखा है। हमने उसको बेहतर करने के लिए हमने NIVCD मॉडल पे लाएंगे, उनको हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतर लाएंगे। मेयर मेंबर तो है ना, और मेयर अपना इनपुट दे सकता है। ये ऐसे ही है कि जी CM हर वजारत को खुद चलाए। भाई, हर वजारत का वजीर बैठता है, CM इज द कप्तान। अब ये कहां आइन में लिखा है समर अब्बास साहब कि जो मेयर का इलेक्शन है वो डायरेक्ट होएगा? ये कहीं आइन में लिखा हुआ है? हर हुकूमत अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और 140A के तहत अपने जहन के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक, अपने मैंडेट के मुताबिक हम एक निज़ाम ला रहे हैं, आप उसको चलने देना। आपने मुशर्रफ का निज़ाम लाया, उसके बाद 2013 में आया, ये 8 साल ये रहे के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक नहीं आना चाहिए ना। ये तो एक कलेक्टिव इस पे इनपुट सबकी ली जानी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे पूरा एक जोर दे रही है अपनी सोच के मुताबिक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, EVM के थ्रू वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये बेहतर लगता है, आपको बेहतर यहाँ पे नहीं लगता। यहाँ आप कहते हैं कि यहाँ कलेक्टिव सोच होनी चाहिए, जहाँ तहरीक इंसाफ ने करनी है कोई कानून साजी, आप जहाँ करें वहाँ आपकी अपनी सोच, अपनी राय के मुताबिक हो। अभी भी हम इनके साथ इंगेज्ड हैं, आज भी नईम और रहमान साहब के साथ बातचीत हुई। देखिए, हम उनको बातचीत के जरिए समझाएंगे और कोशिश करेंगे समझाएंगे। अंदर की अपोजिशन से बात करें, जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट के अंदर, यानी जो सिंध असेंबली के अंदर जो अपोजिशन बैठी है उसने करनी है। सर देखिए सबर, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब KMC इनके नीचे थी, मेयर इनकी जमात के थे, आपने कोई एक गुजरा, वो तो कानून बड़ा अच्छा था ना, उसके अंदर भी इख्तियारात नहीं थे। ये चाहते हैं कि इनको हर चीज उठाकर दे दी जाए। और मुझे बताएं ना, KMC
सिंपली इन शॉर्ट की क्या हालत। इन शॉर्ट मुझे बता दें हैदर जमान साहब, फिर मैंने जाना है आगे खुर्रमशेर जमान साहब की तरफ, के कोई तब्दीली आप नहीं कर रहे इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर जो डिमांड कर रही है इस वक्त अपोजिशन सड़कों पे बैठ के? नहीं, हम उसके अंदर जो तब्दीलियां रीजनेबल लॉजिस्टिकल होंगी हम उनको जरूर कंसिडर करेंगे, लेकिन जो हमने चेंजेस किए हैं उसका बिल्कुल ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि सिंध हुकूमत किसी इदारे पे कब्जा करना चाह रही है। हम हेल्थ केयर को बेहतर करना चाह रहे हैं, हम एजुकेशन को करना चाह रहे हैं। जो सिंध सॉलिड वेस्ट, समझ मेरी बात प्लीज सुन लें, हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, पंजाब में भी है ना, हमने इसी तरह वाटर बोर्ड है, उसको हम बेहतर अंदाज से प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे। मेयर अपना इनपुट देगा, बजाय इसके कि एक यूनियन नाजिम या एक काउंसलर एक बाउजर के लिए चलता फिरे। हम एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना रहे हैं। इसी तरह हम ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेहतर करेंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है पंजाब में भी करेंगे। हम सुन रहे हैं पिछली कई दहाइयों से वहां बसेज आएंगी, अभी तक आप एक बस नहीं ला सके, कराची को नहीं दे सके आप उनके ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करने के लिए। वो भी अभी पीटीआई वहां पे कंप्लीट कर रही है, नून लीग का शुरू करता ग्रीन लाइन मंसूबा, वहां बसेज भी वो लेके आ रहे हैं, वो जो आपने लानी थी। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। खुर्रमशेर जमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जनाब, मुझे आपकी आवाज। तो जनाब हैदर जमान साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीजें बेहतर होनी है वो आपके साथ मुशावरत में ठीक कर लेंगे। ये धरने, ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च घोटकी से कराची, ये सब फिर क्या है? नहीं जी, फजूल बातें, इनकी बातें सुनते रहेंगे तो आधे घंटे तक अपनी कहानी सुनाते रहेंगे। मेरा तो गुजारिश ये है आपसे कि अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो ये आज क्यों एहतजाज हो रहे होते? देखिए ना, अगर आपको शिकायत हो सकती है तहरीक इंसाफ से तो हम भी बुरे हैं, अच्छा एमक्यूएम वाले भी बुरे हैं, फंक्शन लीग वाले भी बुरे हैं, उसके साथ साथ जमात इस्लामी वाले भी बुरे हैं। कराची के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग्स अटेंड की हैं और हर किसी ने उस रेजोल्यूशन पेपर साइन किए जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। अब ये कहते हैं कि हम वाटर बोर्ड को ठीक करेंगे, हम कर रहे हैं। भाई 14 साल पहले कर लेते ना। फिर ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट को सही करेंगे तो 14 साल पहले कर लेते। फिर ये फरमा रहे हैं कि हम जो है ना कैंडिडेशन के निज़ाम को बेहतर करेंगे, मेयर को उसमें जो है ना चेयरमैन बना दिए। अरे जी आप बताएं, अगर आपने सब कुछ करना होता तो पिछले 14 साल में कर लेते। 5 दफा आपकी हुकूमत सूबे सिंध में रह गई, उस वक्त आप कर लेते। देखिए ये नहीं कर सकते। ये सूबा सिंध के अंदर जो कराची शहर है ना, ये सिंध का दिल है जिसको ये अब बर्बाद करने में तुले हुए, जिस तरह इन्होंने पूरे सूबे सिंध का सत्यानाश किया है। देखें आज जो है वाटर कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि 70% पानी जो सूबे सिंध में आवाम पीती है इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, वाटर कमीशन ने कहा। आज स्कूलों में बच्चों को तालीम अच्छी नहीं फराहम कर सकते, आज अस्पतालों में इलाज नहीं है। वो NICVD बताते हैं, वहाँ पे लोग उसके एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे इनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, अरबों रुपए की लूट मार है। तो देखें बेसिक इश्यूज ये हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। आज देखें अगर ट्रांसपोर्ट फराहम कर रही है तो पीटीआई ने फराहम किया, ठीक है, नून लीग ने उसको स्टार्ट किया, हमने कंप्लीट किया। आज इन्होंने शहर को पानी नहीं फराहम कर सकते तो पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो K4 के प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रही है। ये रोड्स नहीं बना सक रहे हैं, बड़े बड़े रोड हमने तामीर कर दिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 ब्रिज बना दिए हमने, नेपी रोड 6.4 किलोमीटर का बनाया, निश्ता रोड हमने बनाया, मंगोपी रोड बन रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे KCR का जो प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च करके इंटरनल शहर के अंदर जितनी भी सड़कें थी वो MQM और पीटीआई के MNAs ने और MPs ने मुकम्मल कराई। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सीवेज की लाइन हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे वो पार्क्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, एक पिछले साल में सब हमने कराए। इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। अब बल्दियाती इलेक्शन इसका फायदा ये तो आपने काफी कुछ गिन दिया है। आपने वो चीजें भी आपने काउंट कर दी हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के परव्यू में नहीं आती हैं। अभी तो आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहा है। आपने तो काफी कुछ गिन दिया है जिसका इससे लेना देना कोई नहीं है। यहाँ आपका इतराज क्या है पर्टिकुलरली, जरा वो बता दें। और उसको सिंध गवर्नमेंट कह रही है बैठ के बात करने को तैयार है, फिर मसला कहाँ आ रहा है? नहीं देखिए, बड़ी सिंपल सी चीजें मैं आपको बता दूं कि हम चाहते हैं कि जो आने वाला मेयर हो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, उसके अंडर आना चाहिए। KDA जो है वो मेयर के अंडर आना चाहिए। कराची वाटर सीवरेज जो है पूरा मेयर के अंडर आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का निजाम मेयर के पास होना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, जो इंटरनल स्कूल्स हैं वो मेयर के पास हो। BHUs हो, बेशुमार चीजें हैं, इमरजेंसी प्लानिंग है, लोकल पुलिस। ये पेशावर में सब कुछ मेयर के नीचे है सारा कुछ? ये पेशावर में सब कुछ मेयर के नीचे? क्या मेरा इस्लामाबाद में मेयर के नीचे लेट्स से कि पेशावर खेती के अंदर या पंजाब के अंदर कोई चीज अगर ठीक नहीं है तो आप लड़ें, झगड़े, आप एहतजाज करें। क्या वजह पंजाब KP के अंदर एहतजाज नहीं हो रहे? कोई तो वजह होगी कि वहां पे बाकी जमातें नहीं कर रही, उसकी वजह ये है। लेकिन उसके तौर पर है नहीं है, क्या होगा ना, कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ होगा। यहाँ पे तो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें सुबह सिंध में एहतजाज कर रही है। एंड ऑफ द डे इसका बेनिफिट अगर सिंध में अगर सही निजाम आ जाएगा तो लड़काना के लोगों को भी तो फायदा होगा, जहाँ से बिलावल जीत कर आए, नवाब शाह के लोगों को भी फायदा होगा।
होगा इस एहतजाज के, अगर ये हमारी सुन लेते हैं तो 7 के लोगों का हाल देखें जाके क्या है जहाँ से वजीर आला जीत कर आए। सो ये जंग सिर्फ कराची के लिए नहीं हो रही है, ये नवाबशाह के लिए भी है, लाड़काना के लिए भी है, 7 के लिए भी है। यानी आप कह रहे हैं सिर्फ कराची की लड़ाई नहीं है, ये पूरे सिंध के पसमानदा जो अजला है वहाँ के लिए भी ये लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई क्या अपने मकासद हासिल कर सकेगी या फिर सियासी अफरा-तफरी का शिकार हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे की सियासी जमातों और गवर्नमेंट्स को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और एक इंप्रेशन ये आया कि जैसे क्योंकि पीपल्स पार्टी सेंटर के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो अब वहाँ की जो अपोजिशन जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ घुटकी से कराची की तरफ एक लॉन्ग मार्च कर रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। एक तरफ आज हम सिंध में यानी कराची के अंदर ऐलान सुन रहे थे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वो ट्रेलर यहाँ सेंटर के अंदर भी शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अपने अंदर ही। और वो ट्रेलर का आगाज़ हुआ परवेज़ हटक साहब की इमरान खान साहब के साथ नोक झोंक से। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर एक दबंग तकरीर जो है वो इसी ट्रेलर को आगे बढ़ावा देते हुए मज़ीद आगे बढ़ा है। और ट्रेलर के बाद जो पिक्चर आनी है वो लगता है तहरीक इंसाफ के लिए एक हॉरर मूवी साबित हो सकती है। क्या बातें की कल नूर आलम साहब ने, ज़रा सुन लें। पाकिस्तान में 4 ही जिले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक मियावाली है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? वहां पे ना बिजली देते हैं, ना फंड देते हैं, ना गैस देते हैं। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं। जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं, जो भी हुआ है ये 3 रोज ही होते हैं, हम पीछे वाले नहीं हैं। और ये 3 रोज जितने भी हैं इन सब के ECL में नाम डाल लें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। खुर्रम शेर जमान साहब, जरा आपसे ही शुरू करते हैं इस मामले पे। ये तो पिक्चर आपके खिलाफ एक यहाँ पे शुरू हो गई है और ट्रेलर हम देख रहे हैं, बड़ा खौफनाक ट्रेलर है। ये तो कोई लगता है हॉरर मूवी शुरू होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए। नहीं जनाब, कुछ भी नहीं होना है। ये बड़े लोगों ने बड़े ख्वाब देखे में और ख्वाब देखते चले आ रहे हैं। मुझे तो मैं आपको बताऊं, बड़ा इस बात पे स्ट्रांग यकीन है कि अवाम के पास कोई चॉइस नहीं है इमरान खान के अलावा। जिस तरह डिलीवर इमरान खान ने किया है, देखिए मुश्किलात जरूर आती है, परेशानी भी आती हैं। आप इस बात को याद रखें कि वजीर आजम इमरान खान के दौर में कोविड आया है। वो कोविड जिसने दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर तबाही मचा दी है, लेकिन आज भी आपके वजीर आजम ने मुल्क को अपने पैरों में खड़ा रखा है। ये मुश्किल वक्त है, जरूर निकल आएगा। सर गैस की मैनेजमेंट का कोविड के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो गैस की मैनेजमेंट के ऊपर सारा इस वक्त शोर उठ रहा है। बिजली ना होने की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग और महंगे बिजली के बिलों की वजह से हो रहा है, गैस की अदम दस्तियाबी की वजह से हो रहा है। इसका तो कोविड से ताल्लुक नहीं है। ये तो सारी जो वो शेयर मिस मैनेजमेंट है जिसपे आपके अपने लोग शोर मचा रहे हैं। देखिए रियलिटी जरूर देखनी पड़ेगी। याद रखा जाए कि पेट्रोल और डीजल जो है वो पाकिस्तान की जमीन से नहीं निकलता है। जो गैस आपके पास है वो डिप्लीट हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके सामने आई हैं। सो वक्त गुजरेगा, ज़ाहिर है बेहतरी जरूर आएगी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज बहुत अच्छी हो रही हो। पहली हुकूमतें प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, उसको मैनेज भी किया जा रहा है। आज देखें, आज भी आपका एक्सपोर्ट बहुत बेहतर है, एक्सपोर्ट बुरा नहीं है। आज भी अपनी रेमिटेंस देख लें कि आपकी रेमिटेंस कितनी अच्छी आ रही है। तो वजीर आजम पे भरोसा है, जब भी तो काम चल रहा है। आम आदमी की मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, जिसका इशारा नूर आलम साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लैंड क्रूजर से नीचे उतरे, बड़ी गाड़ियों से और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, जहाज से। अवाम का देखें, उनका तो हाल जो है बेहाल हो गया है। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर समेत जो पूरी काबीना, इन जो फ्रंट 3 रोज हैं कौमी असम्बली के अंदर ट्रेजरी बेंचेस की, कह रहे सबके नाम ECL पर डाल दें, तब जाके मामला ठीक होंगे। अब मेरे ख्याल से फिगर्स बात करते हैं। अगर फिगर्स को देखें तो फिगर्स आपको हमेशा बेहतर ही बताएंगे। आज भी अगर आप देखें तो आपकी जो रेमिटेंस है पाकिस्तान के अंदर बेहतर है। आज भी आपके जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो कि कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड डेज में आए थे, वो आज भी आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो मेंटेन है। अगर पाकिस्तान में आप हिसाब लगाएं रोजगार का, तो पिछली हुकूमत से आज की तारीख में ज्यादा बेहतर रोजगार जो है वो आपकी वफाकी हुकूमत ने जो इंतजाम किए हैं। तो ये नूर आलम साहब और परवेज हटक साहब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें नहीं हकीकत से का इदराक। देखिए, कहने वालों के मुंह है, कहते हैं कि किसने क्या कहना है, लेकिन देखें हर इंसान तो वही होता है जो लीडर के साथ अच्छे बुरे वक्त के अंदर साथ खड़ा होता है। और हर शख्स को इस बात का जरूर याद रखना पड़ेगा कि जितने भी मेंबर्स इलेक्टो के आए हुए हैं उन सब का वोट इमरान खान का ही है। आज भी अगर इमरान खान किसी के ऊपर से हाथ उठा देते हैं तो अपना सीट जीत कर आ नहीं सकता है।
सो इस बात पे तो आप जरूर होपफुल रहें कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतरी आएगी। और मुश्किलात वक्त मैंने आपसे कहा ना कि मुश्किलात जरूर आती हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि ऑल इज वेल, मुश्किलात जरूर हैं, मुश्किल वक्त गुजरा है, ये गुजर जाएगा। मुल्क में आप हिस्ट्री में देखें ना कि कितने मुश्किल वक्त आए हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि जब नवाज शरीफ का दौर था, जब जरदारी का दौर था, तो यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थी। ठीक है, मुल्क तो बर्बाद करके इन्होंने हमारे हाथ में दिया। हम तो कोशिश, आपका पॉइंट आ गया खुर्रम जमान साहब। अफनानुल्लाह साहब, ये जो ट्रेलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर शुरू हुआ है, ये कोई पीटीआई के लिए हॉरर मूवी अगर कोई बनाना चाहे तो वो अपोजिशन बना सकती है, लेकिन अभी तक तो अपोजिशन ने माजी में जितने भी इवेंट्स आए हैं, मां सिवाय यूसुफ रजा गिलानी साहब के सेनेटर मुंतखब होने के, हर जगह पे आपको नाकामी का सामना करना पड़ा है। कर पाएंगे ऐसा, या फिर ये चैलेंज भी खान साहब इससे भी ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि हमारा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो कभी था ही नहीं, ना ये इस काबिल थे कि हमारा मुकाबला करते हैं। हमारा तो इनकी जो बैसाखियाँ लगी हुई थी उनके साथ मुकाबला था, और उन्होंने इनके नंबर हमेशा पूरे कराए हैं। एक आध दफ़ा वो भी नहीं करा पाए, जैसे कि आपने कहा। और जब तक फ़ोन कॉल पीछे से ना आए, इनके नंबर वैसे भी पूरे नहीं होते। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जॉइंट सेशन की। जॉइंट सेशन से एक हफ़्ता पहले 2 प्राइवेट बिल मूव किए गवर्नमेंट ने, दोनों में उनको शिकस्त हुई। और उसके एक हफ़्ते बाद फिर डॉक्टर आमिर लियाकत जो इन्हीं के पार्टी के MNA, उन्होंने बता दिया सारे पाकिस्तान को कैसे वोट पड़े इनको। तो ये बात कह देना कि जी पिछली हुकूमतें साहब, ये जो अगर हकीकत खुलेगी तो फिर मामला आपके ऊपर भी आएगा। एक तरफ आप जो है बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी के, बाकी चीज़ें, ये जो कल जो मिनी बजट पास हुआ है उसमें आपकी पार्टी के रहनुमा जो है, लीडर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी कहीं से कॉल आई है कि ये कौमी मामला है, इस पर ज़्यादा मुखालफत नहीं करनी, अपना हल्का फुल्का प्रोटेस्ट करें और इसे पास होने दें, ये कौमी तकाजा है। आप लोग भी किसी कॉल के ऊपर ढेर हो गए? देखिए, नहीं, हम किसी की कॉल के ऊपर कोई ढेर नहीं हुए। हम अगर ढेर होने होते तो हमारा तमाम MNA, तमाम सेनेटर ज्वाइंट सेशन में पूरे थे, एक बंदा भी कम नहीं था। तो ये बातें कहना बड़ा आसान है। हमारे कल 150 हमने अपने जो है वो स्ट्रेंथ शो की है, उसके अंदर वोटिंग के अंदर। कुछ लोग जो है वो मजबूरियां थी वो नहीं आ सके, लेकिन वो बहुत चंद से 4 वोटों की आप हुकूमत कहते हैं, वो आपसे 17 वोट ज्यादा लेके जो है ये सप्लीमेंट्री बिल पास करवाते हैं। 17 वोट उनके ज्यादा निकलते हैं आपसे। आप बार बार उन्हें बता देते ये 4 वोटों पे कायम हुकूमत है। मिनी बजट पे आके 17 वोट हुकूमत के ज्यादा निकलते हैं। आप देखिए, और जो गिवन स्ट्रेंथ है आपकी 164 है। 17 वोट उनके, हमारी गिवन स्ट्रेंथ बिल्कुल 163 164 जरूर अराउंड दैट नंबर जरूर है। और एक मौके पे इनकी भी जो है वो गिवन स्ट्रेंथ जो है वो 178 179 है। तो हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कल भी क्या कहते हैं, ये पास ना, ये खुद नहीं पास कराया इन्होंने, ये भी मैं आपको बता दूं। आपने भी जैसे पास हुआ है, आप लोगों ने भी साथ दिया पूरा, आपकी भी पूरी इसमें भरपूर सपोर्ट शामिल है, आपकी तब जाके पास हुआ है। नहीं, हमने कैसे साथ दिया, हम तो उसके 150 वोट उनके मुखालफत में जो हमने दिए ना, और किसी अगर साथ दे रहे होते तो फिर जिनको 250 वोट पड़ जाते। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इलेक्शनों में हराया गया, हमें हमारी हुकूमत को, या कहते हैं वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। और जो पीछे वाली हुकूमतों की बात करते, 30 रुपये किलो आटा छोड़ के गए थे, 55 रुपये किलो चीनी छोड़ के गए थे, 87 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गए थे, 115 रुपये का डॉलर छोड़ के गए थे। आपने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 1971 के बाद सबसे बड़ा सानिया जो है वो इन्फ्लेशन का अबू है आके। इतना तो कभी इतनी ना महंगाई थी, ना इतनी डिवैल्यूएशन थी कभी भी। और सुबह से हम देख रहे हैं पूरी लीडरशिप आपकी खामोश है, किसी का कोई बयान नहीं आया। मिनी बजट पास हो गया है, जिसे आप कहते हैं कि ये कौमी सानिया है, इतना बड़ा तूफान आ गया। जाहिर है हमने मिनी बजट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई मजीद बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। शायद जी आपको सूट करता, आपने ऐसी महंगाई के ऊपर आपने तहरीक चलानी है। नहीं, हमें सूट तो देखें बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आवाम की चीखें निकल रही हैं। हमने देखें, मैं आपको बता रहा हूँ 150 वोट हमने ही दिए ना, और किसने दिए इनके खिलाफ, वरना तो वो भी ना पड़ते। बात यह है कि हमने बाहर एहतजाज किया रोड के ऊपर। हमारी जो है इन्होंने झूठे केसेस हम पे बनाए हुए, और हम इससे ज़्यादा और क्या करें। हमारी कमिटमेंट है, हमारे नंबर इनसे ज़रूर कम है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जैसे इनको 2018 में इक़्तिदार मिला, वो सारा पाकिस्तान जानता है। तो अगर हमारे नंबर इनसे ज्यादा होते तो फिर हम अपोजिशन में ना होते। कभी आप ही की पार्टी के लोग दावा करते हैं कि 22 लोग तहरीक इंसाफ के हमारे साथ राब्ते में हैं, 25 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो वक्त आने पे हमारे कहने पे वोट देंगे। फिर इत्तेहादियों पे भी इत्तेहादी भी ना आए, वो सब लोगों ने जाके जब भी मुश्किल वक्त आता है वो जाके खड़े हो जाते हैं इमरान खान के साथ।
मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोन ना आए तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे ना कि मामला क्या है। फ़ोन आए फिर तो कोई बात नहीं है ना, फिर इनका तो कोई कमाल नहीं, अपने पैरों पे आज तक नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, हैदर ज़मान साहब पे खड़े होते तो क्या बात। ठीक है हैदर ज़मान साहब, इस मतलब फ़ोन कॉल्स तो अपोजिशन की क़यादत को भी आई है कि भाई आपने ज़रा इस बजट को, मिनी बजट को पास होने देना है, मुल्की मुफाद में है, कौमी तकाज़ा है, पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरियात इससे वाबस्ता है। लेकिन ये जो अभी हम सुन रहे हैं बहस कि कोई तहरीक अदम एतमाद पे फिर से 25 तारीख को मुशावरत होने जा रही है PDM के अंदर, ये जो इस वक्त गिवन हालात हम देख रहे हैं, खटक साहब के मामलात हो गए, नूर आलम साहब ने जो स्पीच की अदम एतमाद का इजहार कर दिया, अपनी गवर्नमेंट पे ECL पे नाम डालने तक का मुतालबा कर दिया, ये इस पे कैपिटलाइज कर पाएंगे आप लोग, या फिर आपकी अपने इतने मसाइल हैं अपोजिशन के आपस में, पीपल्स पार्टी के दीगर PDM के साथ के मुश्किल है, यहाँ से भी तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब होकर निकल जाएगी? देखिए सबर, नूर आलम और जो है ना वो एक फेस हैं उस गुस्से का, उस मायूसी का जो ट्रेजरी बेंचेस पे बहुत सारे MNAs में पाई जाती है। यहाँ बात की गई कि अच्छे बुरे वक्त में लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, पर वो लीडर भी तो हो ना। और ये जो लोग आज बात कर रहे हैं, परवेज़ खटक साहब हों या नूर आलम साहब हों, हमारी जमात के तो इस वक्त मेंबर नहीं है, लेकिन जब इमरान खान काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ था तो तब भी ये मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली थे, अपने जोर बाजू पे भी इलेक्ट हो चुके हुए हैं। तो इस तरीके से किसी को बेतौकीर कर देना, आपने तो जहाज़ में सवारियां बिठा बिठा के हुकूमत बनाई, झांसे दे के जनूबी पंजाब महाज वालों को और जनूबी पंजाब वालों को आपने साथ मिलाया, और ये इमरान खान के वोट नहीं है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरह, और अगर इमरान खान के वोट गिनने हैं तो फैसल वाडा वाली सीट पे देख लेना, 6ठे नंबर पे आए हैं। उन तमाम मंसूबों के बाद जो आपको इस प्रोग्राम में इन्होंने गिनवाए हैं कि हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, नतीजा ये है कि 6ठे नंबर पे आई है। और इंशाल्लाह अभी आगे बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ इनका जो हशर अभी खानेवाल में PP 206 पे बुरी तरह ये पिटे हैं, KPK में बल्दियाती इंतखाबात में, और फिर उज़र के देते हैं कि हमारे ही लोग आपस में लड़ रहे थे, आपके लोग नहीं, आपके लोग लड़ेंगे नहीं, आपके लोग भी आपका बार बार तहरीक इंसाफ को ताना देते हैं। आपकी तो 64 में से सिर्फ एक सीट वहां पे आई, आपके भी तो हालात बड़े बुरे हैं रिलेटिवली, फिर भी आप तहरीक इंसाफ चले, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वहां पे बनी है इनकम्बेंसी के बावजूद। अच्छा चलें, लार्जेस्ट पार्टी बनी, अभी फेज़ 2 में आपको बाकी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अवाम इनसे कितने नाला हैं। और ये जो PTI के बजट के मुतल्लिक आपने बात की, मैं नहीं समझता कि हमारी किसी भी क़यादत को कॉल आई है, और अगर उन्होंने हमें ही कॉल करके बजट पास करवाना है तो फिर तो वाकई उनके लिए भी लम्हा फिक्री है जिनकी कॉल की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो कॉल नहीं किया करते थे, वो पहले ही पास करा लेते थे, इलेक्शन भी रिग कर लेते थे, चीजें हो जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ, माजरत खाऊं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप यहीं से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, और एक और इंपॉर्टेंट मामला वो भी हमने डिस्कस करना। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हैदर ज़मान साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि आप मुझे क्विकली वे फॉरवर्ड बता दें कि करने क्या जा रहे हैं, हुकूमत को हटाएंगे या नहीं। खटक साहब वाली खुशी भी आपकी बड़ी शॉर्ट लिफ्ट साबित हुई। आज उन्होंने नौशहरा के अंदर बड़ी दबंग तकरीर की है खान साहब के हक में। वो कह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी जीतेंगे KP में, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट भी बनाएंगे, बल्कि सिंध के अंदर भी इमरान खान की क़यादत में गवर्नमेंट बनाएंगे। लगता है कि ये धरने एहतजाज होंगे और फिर सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे 2023 तक। समर, मैं नहीं समझता, जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बहुत वाशिगाफ हैं, और यकीनन बजट पास ना होना या उससे बहुत सारी और फंडिंग है, आपकी डेट सर्विसिंग है, आपकी इदारों की तनख्वाहें हैं, बहुत सारी और चीज़ें वाबस्ता होती हैं। लेकिन ये जो है ना द प्रोसेस ऑफ डिके, और ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है, अब ये तितर बितर होने का टाइम आ गया है। फंडिंग का फैसला आ गया है, अगले हफ्ते में फैसल वाडा का फैसला, सेनेट की सीट भी आप देख लीजिएगा क्या आएगा। तो और इनके अपने लोग जो हैं, इनके इत्तेहादी, वो भी छोड़ जाएंगे, और बहुत जल्द। तो आपका ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हो रहा, क्यों अफनानुल्लाह साहब? कोई पूरा होगा ऐसा? कोई ऐसा क्या होगा कि ये सारी बातें जो कर रहे हैं हैदर ज़मान साहब ये पूरी हो पाएंगी? हम 3.5 साल से तो सुन ही रहे हैं, मुख्तलिफ क्या होगा ऐसा?
देखें ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक ज़बरदस्ती एक मुसल्लत की हुई हुकूमत है और उनके जो मामलात हैं वो अब आवाम पे अनरेवल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो मामला सामने आता जा रहा है। वो अहमद जवाद साहब ने बहुत सारी बातें जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे उन्होंने खोल दी हैं, नूर आलम खान साहब ने खोल दी हैं, कुछ परवेज़ खटक साहब ने खोल दी हैं। आगे आने वाले दिनों में आप और देखेंगे डिफेक्शंस। तो और जिस दिन ये किसी को नज़र आया कि इलेक्शन का ऐलान होने लगा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस दिन आप देखेगा क्या तमाशा लगता है। ये तो अपने पैरों पे आज तक नहीं खड़े हो सके 4 साल हुकूमत करने के। ये 2022 खान साहब का इक़्तिदार में आखिरी साल है, जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन का रिजल्ट है वही आएगा। इन शॉर्ट 2022 खान साहब का इक़्तिदार में आखिरी साल है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह कहते हैं। ठीक है, देखें अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हमें इस बात की उम्मीद है कि जल्द इस निकम्मी हुकूमत से जान छुट जाएगी। ठीक है जी। खुर्रमशेर ज़मान साहब, बहुत सारी इवेंट्स आगे होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है, PDM का लॉन्ग मार्च है, महंगाई जो है मिनी बजट के बाद मजीद बढ़ेगी, आपकी पार्टी के अंदर से मजीद आवाज़ें भी उठ सकती हैं, तकसीम भी आ सकती है, इत्तेहादी अलग हो सकते हैं। इतना आसान भी ना समझे हालात को आप। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। इनके जवाब में तो मैं सिर्फ इनको ये कहूंगा कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं, छीछड़े देखते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आजम इमरान खान है वो अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करेंगे। वाहिद वजीर आजम होंगे जिन्होंने अपना अरसा पूरा करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखें जो अटेंशन आपके इलेक्टेड MNAs को ड्राउने ख्वाब आना शुरू हो गए रहेंगे जो हालात अटेंशन हासिल करने के लिए। उनके ये जवाब जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है हमारी पार्टी के अंदर जो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात ये कि याद रखा कई साल से तो आपकी पार्टी के तर्जुमान थे, अब उनकी हैसियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन वजीर आजम है और लोग इन्हीं को देखना चाहते हैं वापस। वो सड़े गले वापस चेहरे नहीं देखना चाहते हैं जो मुल्क को बर्बाद करके बैठे हैं 5-5 बारियां लेकर। बहरहाल ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है वो तो कुछ और बता रहा है। अब सेकंड फेज में क्या होता है आपको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं। इंटरेस्टिंग डेज आर कमिंग फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।